हेलो स्टूडेंट्स, हाय, आई एम हरप्रीत सिंह फ्रॉम फन एडू। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो आज हम इस पूरे चैप्टर के अंदर देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो सबसे पहले यही देखेंगे व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड देन टूल्स ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा पूरा का पूरा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या टूल्स होंगे और कौन से प्रोसेसेस होते हैं इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर आप इस चैप्टर को हमें टेक्स्ट बुक जो है उसी में से आप करवाएं। तो आपके सामने ये है, तो एक मैं नए मेथड से आपको पढ़ाऊंगा। इसको कोशिश करेंगे वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊं जो टेक्स्ट बुक के अंदर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? तो सिंपल वे में अगर देखें, कुछ बच्चे हैं वो सोचते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा एक एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर हम देखें बायोटेक्नोलॉजी, हम आज से नहीं, आज से कई साल पहले से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे अगर अपने घर के अंदर ही देखें तो हम सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मिल्क के साथ। अगर आप देखो कि एक मिल्क जो है, जब हम उसके अंदर बैक्टीरिया डालते हैं, ओके, कर्ड जो होता है, थोड़ा सा कर्ड डाल दें, तो आप देखते हो थोड़े टाइम के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, कैसी कंडीशन उसको प्रोवाइड करें। तो अच्छी अगर कंडीशन दे रहे हो तो थोड़े देर के बाद आप देखोगे वो मिल्क जो होता है इट कडल्स, वो जम जाता है और एक कर्ड में कन्वर्ट होता है। सो दैट कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये क्या है? तो अगर आप इसको देखोगे तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही एस्पेक्ट है। इसके अंदर आप देखते हो कि जो मिल्क है उसके अंदर हमने डाला क्या है, हमने उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ डाल दी जिससे वो कन्वर्ट हो गया एक 5-7 घंटे के अंदर कर्ड के अंदर। तो आप देखोगे उसके अंदर हम क्या डालें, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ बैक्टीरिया डालें। जब कभी भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उसके एंजाइम्स को यूज़ करते हैं किसी कन्वर्शन के लिए, ओके, और उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, और जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होगा, वो किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन की मदद करेगा, तब आप बोलते हो कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो आप खुद देखो, बायो मीन्स लिविंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बायो का मीनिंग आ गया दैट इज़ लिविंग एंड टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, अगर हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली चलें तो वो भी यही कहती है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग live organisms or enzymes from organism to produce products and processes useful to humans। मैंने भी तो यही कहा कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जो लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज़ करती है, जैसे बैक्टीरिया को या फिर उसके एंजाइम्स को, किसके लिए? ताकि वो क्या कर सके, ह्यूमन को नए नए प्रोडक्ट दे सके और ह्यूमन उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। ओके, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, अगर हम देखें कर्ड को बनाना, उसके बाद वाइन को बनाना, ब्रेड को बनाना, ये सभी जो हैं इसके लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स चाहे वो बैक्टीरिया हो, वेदर इट इज़ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, कुछ भी हो सकता है। तो इट मीन जैसे आप वाइन देखते हो, वाइन बनाने के लिए भी हमें वहाँ पे फर्मेंटेशन करनी है, तो उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम बोल सकते हैं ऑल आर द विच आर ऑल माइक्रो मेडिएट प्रोसेसेस। मेडिएट होता है इनको चलाने के लिए, तो इन सभी प्रोसेसेस को चलाने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। कुड आल्सो बी थॉट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम मानेंगे कि ये भी क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी की ही फॉर्म है। हाउएवर, अगर हम बात करें, हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट, एक आता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट।
ओके अगर हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट पे जाएं तो हम बोलते हैं घर के अंदर विदाउट द आप बोल सकते हो हम अगर डीएनए और जीन को बिना इंसर्ट किए या बिना उनको कट किए अगर कोई मेथडोलॉजीज़ हैं, जैसे हम बोला दूध को बनाना, ब्रेड को बनाना, वाइन को बनाना, जिसमें हम बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, उसको कट नहीं कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल मेथड में काम कर रहे हैं और इससे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जैसे दूध को सिंपल सा थोड़ा सा हम उसमें कर्ड डालते हैं तो हमें कर्ड मिल जाता है दूध के अंदर। तो ऐसे प्रोसेस को हम ज़्यादा बोलते हैं ट्रेडिशनल वे। ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं कन्वर्शन के लिए। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज हमारे पास कुछ ऐसे नए नए कंसेप्ट आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इसी चीज़ को अगर हमें हाई लार्ज स्केल पे लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नई टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसकी मदद से हम और ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। कैसे, हम आगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक आया कि अगर हमें इसी चीज़ को अचीव करना है सेम को लार्ज स्केल पे, तो हमें एक नया कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या आ गया, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे, जिनके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला होता है। अब बात आती है जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, तो कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई जीन अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सिंपल लेमैन की एग्जांपल में बता रहा हूँ या आप वे में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक कोई ऐसा प्लांट है जिसके अंदर कोई एक ऐसा जीन है जिसके कारण वो अपना अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। जैसे कि मान लो एक टमाटो का प्लांट है, अब टमाटो के प्लांट के अंदर जब टमाटो लगेगा, टमाटर लगता है, तो उसकी जो स्किन होती है वो इतनी थिन होती है कि हो सकता है जो पुराने टमाटर थे तो वो रप्चर कर जाए और उसके कारण सारा सुक्रोज बाहर आ जाए और हमारा वेस्टेज हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारी क्रॉप इसके कारण वेस्ट हो जाए। लेकिन अगर हम, अब तो आपको पता है उस करैक्टर को देने वाला भी कोई ना कोई जीन होगा। नेचुरल बात है, हमारे हर फीचर को जीन कंट्रोल करता है, तो उस फीचर को भी जीन ही कंट्रोल करता होगा। तो अगर हम उस प्लांट के उस फीचर को जो उसको किसी ना किसी ढंग से नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा था या कुछ गलत काम कर रहा था, हम उसको निकाल लें जीन को, ओके, और उसकी जगह पे एक ऐसा जीन डाल दें जो उसको बेनिफिट दे। ओके, तो 10 में से मान लो हमने एक जीन निकाल लिया और उसके बदले एक अच्छा जीन डाल दिया, तो थिन स्किन वाला, जो पतली स्किन वाला जीन निकाल लिया और वाइल्ड स्पीसीज से एक ऐसा जीन डाल दिया जो उसकी स्किन को थोड़ा सा मोटा कर दे। अब क्या होगा, अब जब हम टिश्यू कल्चरिंग के दौरान ऐसे प्लांट्स तैयार करेंगे जिनमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, मतलब अपने फ़ायदे का जीन डाला हुआ है, तो जब वो प्लांट बनेंगे, अब उनके ऊपर जब फ्रूट लगेगा, उस फ्रूट के ऊपर दैट इज़ स्किन क्या होगी, मोटी होगी, और अब उसका सुक्रोज कंटेंट उसी का होगा, टेस्ट उसी का होगा, लेकिन जो स्किन है वो किसकी होगी, वो एक वाइल्ड स्पीसीज़ की होगी, जिसके कारण उस प्लांट को फ़ायदा हो गया। अब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, उसका अब जो सुक्रोज कंटेंट है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अब फटेगा नहीं, वो ज़्यादा देर तक वो सर्वाइव करेगा। इट मीन्स अब वो प्लांट बन चुका है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, इज़न्ट इट। सो इस ऐसे ही टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। शायद इस लेवल पे आपको अभी पता ना चल रहा हो, लेकिन जैसे जैसे ये हमारा चैप्टर बढ़ेगा आपको क्लियर पता चल जाएगा, बिल्कुल आराम से मैं ही आपको बताऊंगा किस तरह से प्रोसेस होता है। और एट द एंड मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर एंड आप पूरी लास्ट तक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसान है नहीं। इसमें बड़े सारे टूल्स होंगे, हमें एंजाइम्स होंगे, डीएनए के लेवल पे जाके उसको कट करना होगा, फिर उस कट करने के बाद उसको दूसरे डीएनए से जोड़ना होगा, फिर उनको आपस में जैसे फेविकोल होता है वैसे ही हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं, उनसे उनको जोड़ना होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये जितने भी मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ सारे इसी टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो आगे चलते हैं। तो काफ़ी बता दिया मैंने इसके बारे में आपको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी और इन टेक्निक्स हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंडर इसको मानते हैं कि हाँ ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
जहाँ बोलोगे दैट लीड टू टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, ये तो आपने सुना होगा, बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक ही इसी से कंसर्न है। इन विट्रो एंड इन वाइवो, ये दो वर्ड होते हैं। इन विट्रो का मीनिंग होता है दैट इज़ इन आर्टिफिशियल मीडियम या आर्टिफिशियल वे, और इन वाइवो का मीनिंग होता है दैट इज़, अगर आप बोलो नेचुरल वे, तो इन वाइवो एंड विट्रो, तो ये दो वर्ड हैं, आप याद रखना इनको भी। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है कि हम एक लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं और उस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब बेबी भी तैयार करते हैं। ये बड़ा ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो उसके बाद सिंथेसिस ए जीन एंड यूजिंग इट, तो सेकंड अगर आप देखोगे कहते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जिसे हम यूज़ करें, दैट इज़ हम क्या करें, जीन को यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम जीन को यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है हम क्या करेंगे, जीन को बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, मैं थोड़ा उधर ध्यान चला गया था मेरा। सो सिंथेसाइज ए जीन एंड यूजिंग इट, तो हम एक जीन को बना सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं और उससे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, तो डीएनए वैक्सीन को भी बना सकते हैं। तो मैंने अभी बोला था कि जैसे एग्जांपल दूंगा, एक वैक्सीन जैसे मान लो कि इंसुलिन की बात करते हैं और छोड़ दो सब कुछ, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो चाहिए शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन बड़ी बार क्या होता है कि हमें डायबिटीज़ हो जाती है या फिर हम इंसुलिन नहीं बना पाते, हमारे बीटा सेल्स नहीं बना पाते। तो अब क्या करें, तो हम पहले क्या करते थे, यही इंसुलिन जो स्लॉटर हाउसेस के अंदर जो कौ को काटा जाता था, उनके जो पेनक्रियाज हो गया वहाँ से या लीवर वगैरह से हम क्या करते थे, वहाँ से हम इंसुलिन को लेते थे और उस इंसुलिन से हम क्या करते थे, आगे बाज़ार से उनको ख़रीदते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि वो इंसुलिन जो होती थी, अब आपको पता है इंसुलिन प्रोटीनिशियस है, और प्रोटीनिशियस है तो वो नेचुरल से अमीनो एसिड से बनी है, और हमारा अमीनो एसिड और उसके अमीनो एसिड, हमारी इंसुलिन और उसकी इंसुलिन के अमीनो एसिड फ़र्क होगा। और जब वो इंसुलिन हमें बॉडी में जाएगी तो वो हमें किसी ना किसी तरह से, क्योंकि हमारा एंटीबॉडी उसको एंटीजन मानेगा और कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्विच ऑन हो सकता है और उसको कुछ नुकसान कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, अपने ही बॉडी का जीन जो होता है वो निकाल के किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल के उससे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से अपना ही इंसुलिन तैयार कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। और इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को किसी भी तरह का नेगेटिव बहुत से एस्पेक्ट्स आप बोल सकते हो, हमारा इम्यून सिस्टम उससे कभी भी स्विच ऑन नहीं होगा और कोई भी नुकसान नहीं करेगा बॉडी को। सो ऐसे हमने बहुत सारी वैक्सीन्स को भी तैयार कर सकते हैं। और उसके अलावा करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन्स, और हमारी बॉडी के अंदर कोई जीन जो है वो डिफेक्टिव है तो हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है आज हमारी लाइफ के अंदर। अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये एग्रीकल्चर के अंदर दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बना रहा है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हम बोलेंगे वैक्सीन्स के बनाने में, तो हर वाइन्स को बनाने में हर तरह से बायोटेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करी है। और ऐसी ही एक हमारे पास आप बोल सकते हो यूरोपियन फेडरेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की, EFB बोलते हैं, उन्होंने भी एक अपनी डेफिनेशन दी है किसके रिलेटेड, दैट इज़ ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट को लेके। और उनका भी यही कहना है कि जो नेचुरल साइंस है, जो ऑर्गेनिजम्स है, हम क्या करते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम दोनों को लेके चलते हैं, दैट ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न कंसेप्ट। तो हम उनको नहीं छोड़ सकते जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट्स बनाते थे, और आज जो है उसमें हम थोड़ा सा और आगे चले गए हैं। अब हम उनमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को लेके उस डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालते हैं और उस जीन को निकाल के किसी और कंपैटिबल जीनोम के अंदर डाल के उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे करवाते हैं मैंने बोला अभी इस टाइम पे अगर मैं आपको समझाता हूँ शायद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा आपको बड़े आराम से इसका समझ आ जाएगा। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।